जमाना बनाम नया जमाना। चूंकि संस्कृतियों में समय के साथ साथ अंतर और विभेद आते रहते हैं और स्वाभाविकता के साथ रचना के क्षेत्र में भी ये परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो मेरा पहला प्रश्न सुभाष जी से है कि व्यंग एक परिपक्व विधा के रूप में भारतीय युग से प्रारंभ हुआ। यद्यपि व्यंग इससे पूर्व विद्यमान था और व्यंग बड़े बड़े व्यंग लेख ना होकर छोटे छोटे लेख हुआ करते थे, लेकिन वो इतने तीखे और इतने सटीक हुआ करते थे कि वो उनमें परिवर्तन निहित रहता था। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस को लाना चाहूंगा कि जब जयपुर के महाराजा जय सिंह अपनी नई रानी के साथ में आसक्त थे और कई दिनों से उन्होंने राजपाट को देखा नहीं, तो बिहारी ने एक दोहे के माध्यम से व्यंग करते हुए उनको सचेत किया कि नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली हुई सो विदो आगे कौन हवा। तो व्यंग सदियों से साहित्य का विषय रहा है। मीरा ने भी कई जगह लिखा है, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरो पीटती प्रीत ना करियो कोई। तो बहुत हमें छुटपुट कथानकों में व्यंग मिलता है। मेरी बात सुभाष जी से ये है कि पहले व्यंग के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी हमें बहुत कम दिखाई देती और हम अगर देखें कि कुछ लंबे समय से महिलाओं की सहभागिता व्यंग के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, ये व्यंग की बढ़ती हुई मांग है या सहज ही इसका विकास हो रहा है? मेरा प्रश्न सुभाष जी से। देखिए, प्रश्न आपका सही है, लेकिन बात यह है कि महिलाओं की हिस्सेदारी व्यंग में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सच तो यह है कि हम लोग लगातार पुराने विषयों को लेकर चल रहे हैं और जब से कुछ महिलाएं आई हैं तब से हमें बिल्कुल नए विषय मिले हैं। घर की जो विसंगतियां हैं, परिवार की जो विसंगतियां हैं, देश की कुछ ऐसी विसंगतियां जिन पर पुरुषों की निगाह जा ही नहीं पाती है। इसलिए जब सुरेवाला जी आती हैं कहानी के साथ व्यंग लिखती हैं, इसलिए लता पाठक आती हैं, अर्चना चतुर्वेदी आती हैं और बहुत सारी समीक्षा तेलंग आती हैं और बाकी जो रचनाकार आती हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो नए विषयों के साथ आती है और जिन विषयों पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है वहाँ तक हम पुरुष देखकर पहुँच ही नहीं पाते। और मैं समझता हूँ कि और अधिक महिलाएं हैं ताकि व्यंग को और नए विषय मिल सके और व्यंग पर ध्यान से कहीं और बेहतर ढंग से काम हो सके। बहुत काम होना है व्यंग। जी जी, बिल्कुल सही बात। और जैसे कि आपने बताया कि व्यंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और व्यंग वर्तमान समय में लोकप्रिय भी है, क्योंकि व्यंग प्रेमचंद जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि व्यंग सभ्य मानव का उद्घोष है। कि जब हम वैचारिक स्थिति से बहुत परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो चिंतन और मनन से समाज की उन विसंगतियों पर सीधा सीधा प्रहार करते हैं जो कि अपेक्षित होता है और समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरी होता है। मेरा दूसरा प्रश्न रणविजय जी से है कि बाजार की उपयोगिता पुराने समय में तब इतनी ही बनती थी कि जब हमारे पास हमें जरूरत होती थी तो बाजार जाते और बाजार से अपेक्षित सामग्री जो है लेकर आते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के इस दौर में बाजार हमारे यहाँ हमारे घरों तक सीधे आ पहुंचा है, हमारे बेडरूम तक आ पहुंचा है। तो ये इस बदलाव को हम किस तरह से देखते हैं? बदलाव हमेशा सकारात्मक तरीके से ही होना चाहिए। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसके हिसाब से बदलाव समाज में आते हैं, व्यक्ति में भी आते हैं। बचपन में कुछ और होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उस तरह से अरे ये तो मैं बदलता है। बदलाव को हमें सकारात्मक रूप से ही लेना चाहिए, लेकिन कई बार हमें जैसा कि विषय है और आपने जैसा कि सवाल किया कि पहले स्थिति अलग थी। पहले जरूरत के हिसाब से लोग खरीदारी करते थे, अब पॉकेट के हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं। पॉकेट मॉल कल्चर शुरू हो गया है महानगरों में और धीरे धीरे वो स्थिति गांव तक भी आ गई है। मैं कुछ दिन पहले गांव गया था तो एक अमेजोन से लड़का बुक कर रहा है और गांव तक, शहर से गांव करीब 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक उसकी डिलीवरी
अस्पताल पर ड्यूटी पहुंच रही है गांव तक, तो ये बदलाव आया है। कई मामले में सही भी है, कई मामले में वो लगता है कि किसी का रोजगार छीना जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं हावी होती जा रही हैं। तो ऐसे में जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो वो आज कहीं उनके लिए कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है कि जो जिनके पास साधन कम है, जिनके पास पैसे कम हैं, जो छोटे छोटे रोजगार चलाते हैं, तो उनके साथ जैसे लगता है कि अन्याय हो रहा है। और बड़ी कंपनियां छोटे छोटे उत्पादों को भी अब है कि जो उपले हैं वो भी अमेजन बेच रहा है। अब इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है? छठ के अभी छठ पर्व खत्म हुआ, उसकी पूजा सब अमेजन से आप बना सकते हैं। ऐसे में ये इतना बड़ा कंपटीशन हो गया है, जो गांव पर छोटे जो सब्जी बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, अब सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। एक बड़ा बाजार महानगरों में लाइन लगता है, वही गांव तक लगा है। गांव में जो कारीगर है, कार है, साधन है, वो सब सीमित होते जा रहे हैं। और ये बड़ा बदलाव है। संस्कृति गांव में, जो संस्कृति तो गांव में पनपती है, जो संस्कृति जो गांव के जो गीत हैं, जो उनके जो पहनावे हैं, जो खान पान है, वो सब कुछ धीरे धीरे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और या जो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो सब अपनाते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और महानगरों का जैसा आपने कहा कि बाजार घर तक पहुँच गया है। अब तो जैसा आप आधी रात में सोए हुए हैं, हो गया तो ठीक है, प्रोडक्ट देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लगा प्रोडक्ट आ गई, जब बुक कर दिया, ऐड टू कार्ड कर दिया और सुबह तक या शाम तक दिया, आ गई। ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी हम उसको अच्छा लग रहा है इसलिए हम खरीद रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता, पहले जरूरत के हिसाब से खरीदते थे। पहले आजकल क्या है कि हम मन में कुछ तय करके नहीं जाते हैं बाजार में खरीदना है, एक उत्पाद खरीदना है कि जरूरत है कि इसका खरीदने के जाएंगे, वो बेशक ना खरीदे, लेकिन बाकी सारी मतलब गैर जरूरी चीज़ें भी खरीद के आ जाती हैं। ये एक तरह से कहें कि अब जो आभास की स्थिति है, यही विसंगति है, यही संस्कृति का युद्ध है। जी, वास्तव में बहुत सटीक बात कही कि यही जो है विरोधाभास है और यही संस्कृति का युद्ध है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत पैनी नज़र के साथ जो है चीज़ों को सामने रखने का प्रयास किया गया कि जब हम पूंजी जो विकेंद्रीकृत थी उसको हम बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा केंद्रीकृत कर दी गई, आम आदमी की जो है पॉकेट अलाउ नहीं करती है, आम आदमी चूंकि उद्योगों का परंपरागत ढांचा टूटा, और जब उद्योगों का परंपरागत ढांचा टूटा तो बहुत सारे लोग जो है बेकार हो गए, बहुत सारे समाज के अंदर आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न हो गई और उसने कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध को जन्म दे दिया जो दो वर्गों के बीच में टकराव को बताता है। और ये नए जमाने और पुराने जमाने में आए बदलाव पर आपकी एक सटीक दृष्टि। मेरा अगला प्रश्न राजीव जी से है। हम बच्चों की जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो जो परंपरागत पेरेंटिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में, हम बच्चों को डांटते थे, मारते थे और पढ़ने के लिए बहुत बलात् बैठाते थे कि भाई नहीं आप बैठ, आप पढ़ो, और बच्चा कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। लेकिन वर्तमान समय में जब पेरेंट्स इस तरह की पेरेंटिंग करते हैं तो प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आने लगी हैं। अब बच्चा गूगल पर सर्च करता है और बच्चा गूगल पर सर्च करके देखता है कि अच्छी पेरेंटिंग कैसे होती है, तो अच्छी वो गूगल बच्चा अपने पेरेंट्स को समझाने लगा है कि आप जो है टॉक्सिक पेरेंट हैं, आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, जो है क्योंकि आपको पेरेंटिंग नहीं आती है। कहते हैं हम तो भाई इसी जो है पेरेंटिंग में पले बड़े हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जरा हमें समझाने का प्रयास कीजिए। जी शुक्रिया। उस दौर से मैं खुद गुजरा हूँ, हम भी मार खा कर सीधे हुए हैं। यह व्यंकर वैसे कभी सीधा होता नहीं है, ये बात अलग है। उसके अंदर उस सारी
खुंदक कह लो, गुस्सा कह लो, उसको वो दूसरे शब्दों के जरिए बाहर निकालता है। अभी हाल ही में एक पंजाबी फिल्म भी आई है इसी विषय, इसी टॉपिक के ऊपर, शिद्दा शिद्दा नो पापा। इसके अंदर है कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो वहाँ वो बाप जो है वो तरस रहा है अपने बेटे को पीटने के लिए, तरस रहा है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करता है या डांटता भी है या गुस्से से घूर के देखता भी है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है, पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं। वो उस चीज़ में तड़पता रहता है। वो रोज़ रात को शराब पी के इंडिया में अपने दोस्त से बात करता है, वो कहता है मैं अभी भी वो यहाँ बिना बात के उसको पीट देता है। अब वो सोचता है कि किस तरीके से मैं अपना गुस्सा निकालूँ, तो वो अपने बहाने से अपने बेटे को यहाँ इंडिया लेकर आता है और यहाँ पर खैर कहानी बदलती है। यहाँ सब गाँव के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। तो ज़माना बदल रहा है, ये नॉलेज का ही चक्कर है कि आजकल गूगल पे सर्च करके किस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए। बाकी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ संयम तो ज़रूरी है बच्चों के ऊपर भी, मतलब डांट और प्यार दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। संस्कृति में ये बदलाव आ रहा है। जी, मेरा एक बड़ा ही मूल्यवान प्रश्न वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष जी से, जैसे कि अभी चर्चा भी हुई थी कि लेखन में भी पुरस्कार पाने की होड़ के लिए बहुत जोड़ तोड़ होने लगी है, बहुत कोशिशें होने लगी। और यहाँ पर मेरा प्रश्न उन व्यंग्य लेखकों से है, एक तरफ तो व्यक्ति जो है व्यवस्था, विद्रुपता और विसंगतियों पर सीधे सीधे प्रहार करते, सीधे सीधे चोट करते, और इन पुरस्कारों वाली घटनाओं पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणियां की हैं। क्या इस कोशिश में व्यंग्यकार भी शामिल है? क्या पुरस्कार पाने की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में उनकी भी गिनती है? इस पर क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी? मेरा आपसे पहली बात तो ये है कि व्यंग्यकार भी मनुष्य, जितनी कमियां साहित्य में हैं, जितनी कमियां समाज में हैं, उतनी ही कमियां व्यंग्य में, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऐसा आज से नहीं, बहुत समय से ऐसा होता आ रहा है। गालिब के समय से ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें चलती रहेंगी। बात ये कि व्यंग्यकार कितने हैं, तो इस बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को बचाने की भी उम्मीद रखते हैं। मैं आपको अजातशत्रु का उदाहरण देता हूँ। 1,11,000 रुपये का पुरस्कार होता है जयंती, और देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्य का पुरस्कार। मैं उस कमेटी में था और हम लोगों ने अजातशत्रु जी से कहा कि आजाद जी, हम आपको एक पुरस्कार देना चाहते हैं और कृपया आप इसे स्वीकार करें। तो आपको आश्चर्य होगा कि अजातशत्रु ने ये कहा कि मैं किसी भी हालत में कोई भी पुरस्कार मैंने कभी नहीं लिया और मैं कभी पुरस्कार दूंगा भी नहीं। हमने कहा साहब आप रिटायर हो चुके हैं, 1,11,000 रुपये मिल रहे हैं, पैसे के हिसाब से ले लीजिए। कहते हैं 1,11,000 नहीं, 1,11,00,000 भी होते, मैं कभी पुरस्कार नहीं लेता। तो ये मान के चलें कि सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, चीज़ें टूट रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को अब भी जोड़े बैठे हैं, वो अपने आप को टूटने नहीं दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं। निराला जी के निराला जी ने जो सारी पुरस्कार राशि कई बार काम जी जी, बहुत बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात को रखा, और जो है जो स्थिति है उसको भी और जो नहीं है उसको भी, तो बहुत बेहतर बात। अगला प्रश्न मेरा रणविजय जी से कि मैं रणविजय जी एक बात जानना चाहता हूँ कि व्यंग्य जैसे धीरे धीरे परिपक्व होता है, व्यंग्य की विधा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और हम अपने जो है व्यंग्य में परंपरागत बिंबों और प्रतीकों को लगातार शामिल करते आ रहे हैं। तो लेकिन हमारी जो दौड़ है वो विदेशी बिंबों के साथ भी बढ़ती जा रही है, उन प्रतीकों के साथ भी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे समाज में कहाँ तक इनकी उपयोगिता और औचित्यता बनती है, जरा इस पर प्रकाश डालने का। ये व्यंग्य जो है हमारे आसपास दिखा हुआ है। हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, कोई भी संगति दिखती है, आ जाता है। परिवार में है, पति पत्नी के बीच में यह व्यंग्य आ जाता है।
जब लाने पूछते हैं, चाहे पति की तरफ से या पति की तरफ से, वो भी व्यंग ही है। और इतना करारा व्यंग होता है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और दोनों समझौता कर लेते हैं, इन दोनों की जिंदगी इसी तरह से चलती है। तो ये व्यंग का ही है। और व्यंग कहीं हम बाहर से, जैसा आपने कहा कि विदेश का कोई प्रभाव व्यंग पर मुझे नहीं दिख सकता है कि दिखता है। व्यंग हमारे आसपास ही है, और जितने जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये सब व्यंग ही तो है एक तरह से। तो ये सब व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। और जब भी सुभाष जी ने जैसा कि कहा कि व्यंग नारी के बारे में जी, मेरा प्रश्न है कि जो विदेशी साहित्य में प्रचलित व्यंग और प्रतीक है, क्या हम उनको शामिल कर रहे हैं? जो दृष्टिकोण की बात है, मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, या मैं उस साहित्य को शामिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सुभाष जी इस विषय में कुछ कहना चाहें? जी जी जी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि हिंदी से बढ़िया व्यंग पूरी दुनिया में किसी भाषा का नहीं है। क्या बात है। सबसे बढ़िया हास्य की अगर आप बात करें तो सबसे बढ़िया हास्य उर्दू में है। उसके बाद सबसे बढ़िया व्यंग जो है वो हिंदी में। हम लोग पीजी बुढ़ाऊ के 99 उपन्यासों की बात करते हैं, थॉमस मान, दुष्यंत जो राइटर हैं, इनकी बात करते हैं। लेकिन ये गिरे चुने लोग हैं। या हम बहुत ज़्यादा बात करें तो हम ऑर्वेल के एनिमल फॉर्म और 1984 की बात करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि ये किताबें व्यंग की दृष्टि से थोड़ी बहुत आपको प्रभावित करके ऑर्वेल का एनिमल फॉर्म छोड़ दीजिए, बाकी इनमें से कोई भी व्यंग का आपके परछाई के टक्कर का नहीं। और अगर शिवलाल शुक्ल के राग दरबारी की बात करें तो पूरी दुनिया का कोई व्यंग उपन्यास उससे 18 भी नहीं करता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये बात कि हम लोग किसी के प्रतीक और व्यंग चुना रहे हैं और उसको लेकर व्यंग में आ रहे हैं, ये बात कतई भी स्वीकार्य नहीं है। और मैं पहली बात स्थितियाँ अलग है, और फिर हमेशा स्थितियों के वशीभूत होकर लिखा जाता है। जैसी स्थितियाँ, जैसी विषय, उसके अनुसार हम लोग अपने उपकरण सेट करते हैं। और हमारी विट हमारा अपना है, हमारी आयरनी हमारी अपनी है, हमारी प्रतीकात्मकता हमारी अपनी है, सादृश्य विधान हमारा अपना है। हमने उन लोगों से एक चीज ली थोड़ा सा कि हमने उनसे तुलनात्मकता ली, क्योंकि वो लोग उनसे कहीं ज़्यादा वरिष्ठ, ज़्यादा पहले से ज़्यादा उन लोग उनसे पहले आए थे। तो हमने उनसे करते में हम इसी तुलनात्मकता ली। बाकी सारे औजार हमारे अपने, और मुझे कहने में कभी संकोच नहीं है कि हम बाकी किसी चीज में समृद्ध हो या ना हो, व्यंग की दृष्टि से हिंदी बहुत समृद्ध है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ। और एक प्रश्न बस मैं धनंजय जी से चाहूँगा। मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है कि पहले एक समय में जब चाटुकारिता एक कला समझी जाती है, क्योंकि जिसके साथ कार्य जुड़ जाता है वो कहीं ना कहीं कला से संबंधित हो जाता है, तो चाटुकारिता एक कला हुआ करती थी। और कंपनी के शासन में यानी ब्रिटिश काल में उसे चापलूसी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में एक आर्ट बन गई है, एक टैलेंट बन गई है। और अगर आपको जो है बहुत से क्षेत्र ऐसे है, अगर नहीं आता है तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये बहुत सीधे हैं या ये उस टैलेंट से परिचित नहीं है। तो इस सब क्या आप टिप्पणी करना चाहिए? सर एक बात मैं बोलूँ पहले। जी जी। आपने चाटुकारिता की बात की तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी। चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है। जी, चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है, तलवे चाट चाट कर हमको पता चला है। बहुत सही, बहुत सही। तो ये सच में एक हुनर तो है ही, सबके बस की बात नहीं है। सबका जो अहम है, जो उनका मान है, वो चुनाव नहीं रखा है। वो किस तरह से चाहे कर्तव्य हो चाहे और कहीं भी हो, तो वो सबके बस की बात नहीं है। सबके कला तो सही में नहीं करती है। जैसे आपने कहा कि पहले चापलूस बोलते थे तो चाटुकारिता आ गई, आज हम वो भी कलाकारी है, वो भी कला है। तो इस तरह से समय बदलता है, नए नए शब्द आते हैं, वो करते हैं और अब उसको टैलेंट माना जा रहा है। ये समय का बदलाव ही है, बहुत जगह देखा जा रहा है। चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएँ, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएँ, चाहे विद्यालय में हो, कहीं भी हो, दफ्तरी संस्कृति जहाँ भी है,
जहाँ भी लगता है कि ऐसा करने से हमें कुछ लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, तो वहाँ पर वो टैलेंट काम आ जाता है जिन लोगों के लिए जो उसमें महारत हैं, जो निष्णात हैं उस कला में। इसीलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न लगा देना आवश्यक है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। तो मैं कार्यक्रम को यहीं विश्राम देता हूँ और मंच सौंपता हूँ आगे